अब तक। सपना ने गहरी सांस ली और इतराते हुए बोली, हाँ, आई बड़ी, साथ घुमा दो कहने वाली। वो सिर्फ मेरे साथ घूमेंगे। पिछली बार तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिलाया क्योंकि काम पर जाने की जल्दी भी थी, लेकिन आज कुछ ना कुछ दिला ही देंगे। मैं किसी ना किसी तरह से उनका ध्यान इस तरफ ले ही आऊंगी, सोचते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट बिखर गई। अब आगे। अधिराज ने मेले वाली जगह से थोड़ी दूरी पर गाड़ी रोक दी और खुद बाहर निकल गया। फिर ईरा की तरफ आया और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। ईरा बस उसे देखती ही रह गई। आज से पहले किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अधिराज ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो ईरा ने अपना हाथ उसके हाथ में थमा दिया। अधिराज ने आराम से उसे गाड़ी से बाहर उतार दिया। ईरा की आंखें नम थीं। वो इस बात को सोचकर ही खुश थी कि कोई उसे भी मेले में लेकर आया था। अधिराज ने उसकी आंखों में नमी देखी तो बोला, इनमें हमेशा आंसू रहते हैं क्या? ईरा ने ना में सिर हिला दिया। मतलब मेरी ही आंखें खराब हैं? नहीं नहीं, आपकी आंखें खराब नहीं हैं। तो फिर तुम अभी भी रो क्यों रही हो? रो नहीं रहे, ये तो ऐसे ही आ गए। हम ठीक हैं। अधिराज ने गहरी सांस ली और बोला, ऐसे कौन ठीक होता है? अच्छा, अब हम मेले में जा रहे हैं तो अब मुझे ये भीगी हुई आंखें नहीं चाहिए, खुशी चाहिए सिर्फ। समझ गई ना? ईरा ने आंखें पोंछी और हाँ में सिर हिला दिया। चलो, कहकर अधिराज ने उसे आगे चलने का इशारा कर दिया। ईरा आगे चल दी। तभी अधिराज की नज़र फ्रॉक की लटकती हुई डोरी के ऊपर गई। हालांकि ईरा के लंबे बालों ने उसकी पीठ को पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन डोरी उससे भी थोड़ी लंबी थी और नीचे तक आ रही थी। आसपास से और भी लोग जा रहे थे जो ईरा को भी देख रहे थे। अधिराज ने उसे रोका और हाथ पकड़कर गाड़ी के दूसरी तरफ ले आया। उस तरफ से कोई नहीं जा रहा था। तुमने फ्रॉक सूट की डोरी नहीं बांधी क्या? ईरा ने सुना तो उसे याद आया कि वो उससे बंधी ही नहीं थी। कोशिश की थी, ये बंधी ही नहीं, ईरा ने मासूमियत से कहा। और तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा। आपसे क्या कहते से क्या मतलब है? जो है वही कहती, मैं समझ लेता, बोलकर अधिराज ने उसे घुमाकर उसकी पीठ को अपनी तरफ कर लिया। फिर उसके बालों को उसकी पीठ के ऊपर से हटाया और आगे की तरफ कर दिया। ईरा ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अधिराज ने डोरियां पकड़ी और बांधने लगा। ईरा को शर्म सी आ रही थी, उसके गाल लाल पड़ने लगे थे। उसने सिर झुका लिया। अधिराज की उंगलियां उसकी पीठ पर छूने लगी तो ईरा को सिहरन हो उठी। हवा से उड़ते उसके बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे, जो अधिराज के चेहरे को भी छू रहे थे। पर अधिराज को उनसे भी कोई परेशानी नहीं थी। चेहरे पर कोई चिढ़ के भाव नहीं थे और न ही वो उन बालों को हटा रहा था। बस ध्यान से डोरी को बांध रहा था। डोरी बांधते हुए उसकी नज़र ईरा की पीठ पर दिखाई दे रहे चोट के निशान के ऊपर चली गई। देखने से ही साफ था कि किसी डंडे जैसी चीज से मारा गया था और साथ ही कुछ खरोंचें भी थीं। अधिराज के हाथ अपने आप ही उनके ऊपर चले गए। जैसे ही उन चोटों पर अधिराज का हाथ गया तो ईरा सिसक उठी। उसे अभी भी उस चोट पर दर्द था। अधिराज ने उसके सिसकते ही अपना हाथ चोट के ऊपर से हटा लिया। डोरी वो बांध चुका था। उसने आराम से ईरा के बालों को वापस से उसकी पीठ के ऊपर कर दिया। ईरा आंखें बंद किए खड़ी थी। सपना साइड में खड़ी अधिराज के आने का इंतजार कर रही थी। ये अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेले में घूम रहे हों और मैं यहीं इंतजार करती रह गई हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ और वह मेरे साथ नहीं घूमे तो ये सब लड़कियां मेरा खूब मजाक बनाएंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसे दूर से अधिराज आता दिखाई दे गया। उसकी आंखें चमक उठी। आ गए, बोलते हुए वो जल्दी से उसके पास जाने लगी। तभी उसने देखा कि अधिराज के साथ में एक लड़की भी आई थी। दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। अधिराज उसकी तरफ देखकर बातें भी कर रहा था। सपना अपनी जगह पर ही रुक गई और बोली, ये साथ में लड़की कौन है? ये किसके साथ यहाँ आए हैं? बोलते हुए उसने थोड़ा पास जाकर ध्यान से देखा। ईरा, बोलते हुए उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी।
ये इनके साथ क्या कर रही है? और इसका लिबास कैसे बदल गया? इतने अच्छे कपड़े इसके पास कहाँ से आए? ये ईरा ही है या उसकी कोई हमशक्ल? हमशक्ल ही जान पड़ती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल वही लग रही है। थोड़ा पास जाकर देखती हूँ, बोलते हुए वह अधिराज की नज़रों से बचते हुए उनकी थोड़ा और पास गई और ईरा को ध्यान से देखने लगी। अब कैसे पता करूं कि वही है या कोई हमशक्ल? आई डियर, बोलते हुए उसने भीड़ के बीच छुपकर ईरा चिल्ला दिया। ईरा पलटकर देखने लगी। अधिराज ने भी सुना तो आसपास देखने लगा। सपना ने झांककर ईरा को इस नाम के ऊपर प्रतिक्रिया देता देखा, तो उसे विश्वास हो गया कि यह ईरा ही थी। और ये बात साबित हो जाने के बाद अब सपना की जान सूखने लगी थी। उसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ईरा की बच्ची इनके साथ कैसे आ सकती? कहीं इन्हें सच पता ना चल गया हो। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों साथ आते दिखे हों, लेकिन साथ में आए ना हों। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को जानते भी ना हो। एक साथ मिले के अंदर कोई भी आ सकता है। मुझे इतनी जल्दी किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस ईरा जैसी लड़की को ये अपने साथ रख भी नहीं सकते हैं। फटीचा को कोई क्यों साथ रखेगा? और इनके साथ तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं करती। कहाँ अधिराज और कहाँ ये? ना स्टैंडर्ड मैच होता है और ना ही हाइट। ये तो इनके कंधे तक भी नहीं पहुँचती है। रंग भी कुछ खास नहीं है, इससे ज्यादा सुंदर हूँ मैं। बस आवाज़ अच्छी है तो क्या हुआ, उसके चलते ये मुझसे बेहतर नहीं हो सकती। ऊपर से आज पता नहीं किसके कपड़े उधार लेकर पहनकर आई है। भिखारी कहीं की, बोलकर उसने गुस्से से अपने आगे खड़े लड़के को ईरा के ऊपर धकेलना चाहा और जोर से धक्का भी दे दिया। लड़का आगे की तरफ गिर पड़ा। सपना जल्दी से दूर भाग गई। इससे पहले कि लड़का ईरा के ऊपर गिरता, अधिराज ने ईरा को कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और लड़के को भी गिरने से बचा लिया। लड़के ने उसे देखा, फिर पीछे देखते हुए बोला, ये कौन धक्का दिया मुझे? बोलते हुए वो सबको देखने लगा, पर पता नहीं लगा पाया। सब लोग अपने आप में ही व्यस्त थे। लड़के ने अधिराज को देखा और बोला, सॉरी भाई, बोलकर उसने हाथ जोड़े और आगे निकल गया। अधिराज ने अभी भी ईरा को सीने से लगाया हुआ था। ईरा भी उसके सीने में छोटे बच्चे की तरह लिपटी हुई थी और उसकी शर्ट को कमर के पास से कसकर पकड़ा हुआ था। सपना ने ईरा को अधिराज के इतना पास देखा तो उसका खून जलने सा लगा। आज तक उसने खुद को अधिराज के पास रखने के लिए जितना झूठ बोला था, वो एक पल में स्वाहा हो चुका था। वो कभी अधिराज के इतना पास नहीं गई थी जितना अभी ईरा चली गई थी। अधिराज ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो इक्वल्स, बोलकर वो उसे लिए आगे चल दिया। सपना गुस्से से एक जगह पर खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपना गुस्सा कहाँ और कैसे निकाले। वो बस अंदर ही अंदर जलती कुर्ती जा रही थी। अब तो लगता है उस ईरा ने अधिराज को सब कुछ बता दिया है। जब से आई है तभी से मेरी जिंदगी में ग्रहण लगा दिया है इसने। अगर ये बीच में नहीं होती तो आज अधिराज मेरे साथ होते। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अधिराज ईरा का हाथ पकड़े एक स्टॉल के पास से निकलने लगा। स्टॉल पर गजरे लगे हुए थे। ईरा उन्हीं की तरफ देखने लगी। अधिराज ने पलटकर उसकी तरफ देखा, फिर उसकी नज़रों का पीछा करते हुए गजरे के स्टॉल को देखा। उसे याद आया कि उसने पहले भी उसे गजरों को देखते देखा था। अधिराज उसे लिए स्टॉल की तरफ ही चल दिया। ईरा हैरानी से उसे देखने लगी। अधिराज उस तरफ क्यों जा रहा था? ईरा ने तो उससे कुछ भी नहीं कहा था। अधिराज ने गजरों के पास लाकर ईरा को खड़ा किया और स्टॉल वाले से बोला, एक गजरा देना। जी भैया, बोलते हुए उसने एक गजरा कागज पर रखकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। अधिराज ने ईरा को देखा और बोला, पसंद है ना तुम्हें? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ईरा ने धीरे से पलकें झपका दी। अधिराज उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और अपने हाथों से उसके बालों में गजरा लगा दिया। एक प्यारा सा एहसास ईरा को छू गया। स्टॉल वाले ने उनकी तरफ शीशा बढ़ा दिया। ईरा ने शीशे को पकड़ा और अपने आप को देखने लगी। शीशे में ही उसे पीछे खड़ा अधिराज भी दिख रहा था। अपने आप से ज्यादा ध्यान उसका अधिराज के ऊपर जा चुका था।
अधिराज ने भी शीशे में देखा तो ईरा की आंखों में ही झांकता रह गया। उनका पीछा करती सपना ये सब अपनी आंखों से देख चुकी थी। उसके गुस्से और जलन की इस वक्त कोई सीमा नहीं थी। उसका बस चलता तो वो अभी अपने गुस्से में किसी की भी जान ले लेती। भाग समाप्त।